मेरा नाम रिशांश रे है और मैं आप लोग को स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस देख लेते हैं आप लोगों का क्या क्या है। तो मॉड्यूल 1 जो हम लोग शुरू करेंगे अभी, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टील, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सिलेबस भी देखते जाएंगे। तो मॉड्यूल वाइज हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का मॉड्यूल 1 है। तो मॉड्यूल 1 हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर्स, ये बात करता है कि स्टील क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टील क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और पूरा इंट्रोडक्शन होगा अच्छे से। फिर उसके मटेरियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, जैसे स्टील है तो स्टील का क्या क्या मटेरियल प्रॉपर्टीज़ होता है, कितने तरीके का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आ गया डिज़ाइन फ़िलासफ़ीज़। तो बेसिकली 3 तरह के डिज़ाइन फ़िलासफ़ीज़ होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथड्स, कितने तरीके से हम लोग कोई भी बीम है या कॉलम है या स्टील का कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको कितने तरीके से हम लोग डिज़ाइन या एनालाइज कर सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ रूफ फॉर विंड लोड। तो विंड लोड, अगर आप मान लीजिए रूफ ट्रस है तो उस पर विंड लोड का क्या एक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स जो हम लोग स्टील के लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, मतलब हम लोग को इंडिया में किस किस तरह का सेक्शन अवेलेबल है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टील पढ़ने से पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन सा है। तो हम लोग IS 800 यूज़ करते हैं, IS कोड 800, ठीक है। इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं लेकिन लेटेस्ट पार्ट इस 2001 है, तो हम लोग उसी को रेफ़र करेंगे, लेटेस्ट पार्ट। तो इसके पहले वाले पार्ट भी हैं लेकिन उसमें आपका इलास्टिक एनालिसिस था खाली, लेकिन इलास्टिक एनालिसिस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था पूरे नीड्स को स्ट्रक्चर के, तो अब जो नया कोड है रिवाइज वाला उसमें प्लास्टिक एनालिसिस भी किया हुआ है। तो हम लोग आगे बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, एक बॉडी होता है कंप्राइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स से कंप्राइज करके, जो आपका लोड ट्रांसफ़र करता है स्पेस में बिना अपने इंटेग्रिटी को लूज़ किए हुए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे एलिमेंट्स का कोई भी अगर एक बॉडी बना हुआ है जो आपका लोड ट्रांसफ़र करता है स्पेस में मतलब या तो आपका अगर फाउंडेशन है तो ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि देखिए एरोप्लेन भी एक स्ट्रक्चर ही होता है लेकिन वो फाउंडेशन से तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं करता, वो एयर पे करता है, इसलिए हम लोग स्पेस बोलते हैं, स्पेस में ट्रांसफ़र करता है विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर किसी स्ट्रक्चर में बेंडिंग आता है या बकलिंग आता है तो वो बिना मतलब बिना बेंड किए हुए या बिना अपना इंटेग्रिटी लूज़ किए हुए वो लोड ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो किसी भी स्ट्रक्चर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक टेंशन मेंबर होता है, एक कंप्रेशन मेंबर होता है, एक फ्लेक्सर मेंबर होता है और एक टॉर्शनल मेंबर होता है। तो नाम ही सबका बता रहा है कि इसका क्या फंक्शन होता है। कोई भी मेंबर अगर टेंशन ले रहा है तो वो टेंशन मेंबर बोलेंगे, कोई भी मेंबर अगर कंप्रेशन ले रहा है तो उसको कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे, कोई भी मेंबर अगर बेंडिंग में है तो उसको फ्लेक्सरल मेंबर बोलेंगे, और किसी मेंबर पे अगर टॉर्शन लग रहा है तो उसको टॉर्शनल मेंबर बोलेंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली 2 ही मेंबर के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो टेंशन और कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो आगे चल के हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डिज़ाइन हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है? तो जो भी आपके बिल्डिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर में किसी तरह का स्ट्रेस अगर इंड्यूस हो रहा है तो उसके स्टडी जब हम लोग करेंगे तो जब इंटरनल स्ट्रेस निकालते हैं, उसका बेंडिंग निकालते हैं या उसका कंपोनेंट्स निकालते हैं, जितना सारा कंपोनेंट्स अगर निकालते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोलते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी बीम है, ठीक है, तो उस पर हम लोग RARB रिएक्शन निकालते हैं ना, और मोमेंट भी निकालते हैं, तो वो एनालिसिस हो जाता है। और डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन होता है कि एनालिसिस जब हम लोग कर लिए सेक्शन का, तो जैसे मान लीजिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए, शेयर फोर्स निकाल लिए,
ठीक है। तो हम लोग उसका जो थिकनेस देते हैं या उसमें रीइंफोर्समेंट देते हैं या उसका एरिया पता करते हैं, तो ये सब जब हम लोग फिक्स करते हैं ना, तो उसको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं। ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है और एक स्ट्रेंथ एस्पेक्ट होता है। फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है? वो होता है कि आपका मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है तो अपना फुलफिल कर रहा है नीड को, मतलब जिस काम के लिए वो बना हुआ है वो काम का पर्पस पूरा कर रहा है, तो वो होता है फंक्शनल एस्पेक्ट। ठीक है। और स्ट्रेंथ एस्पेक्ट क्या होता है? स्ट्रेंथ एस्पेक्ट होता है कि जितने भी उस पर एक्सटर्नल लोड्स आ रहे हैं बाहर से, मान लीजिए विंड लोड आ रहा है, अर्थक्वेक लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, तो वो सब बियर कर लेता है थ्रू आउट इट्स पीरियड, बिना अपना इंटीग्रिटी खोए हुए, तो उसको स्ट्रेंथ एस्पेक्ट बोलते हैं। तो यही दो एस्पेक्ट के लिए हम लोग डिज़ाइन कर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग और गवर्निंग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, क्योंकि मान लीजिए उसका अगर स्ट्रेंथ अप्रोप्रिएट है तभी वो लोड बियर कर पाएगा। तो सबसे पहला तो स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है। फिर स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर, स्टेबल और रिजिड। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर उसमें फ्लेक्चर आता है या बेंडिंग आता है तो बेंड ना कर जाए, पूरा स्ट्रक्चर ही बेंड ना कर जाए, बेंड में फेलियर हो जाएगा फिर। तो दूसरा हम लोग यही देखते हैं कि स्टेबल होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। तीसरा हम लोग देखते हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, कितने साल तक वो बिना रिपेयर वर्क के चल सकता है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी हो गया। शुड नॉट इंटरफेयर विद फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम लोग जैसे अभी देखे थे कि वो अपना फंक्शन या पर्पस पूरा करे, मतलब जिसके लिए उसको बनाया गया है उसका अपना पर्पस पूरा करे, तो उससे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये भी हम लोग देखते हैं। फिर इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई भी सेक्शन जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो हमेशा इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल नहीं होगा तो क्या पैसा इन मतलब मनी ज़्यादा उसमें लग जाएगा बनाने के लिए, तो वो भी ठीक नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं शुड बी रेडली अडेप्टेबल फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर बनाए, मान लीजिए घर बनाए, ठीक है, आपने छत बनाया उसमें घर में, और 4-5 साल बाद आप चाहिएगा कि छत पे एक और हम डुप्लेक्स बना लें, तो फ्यूचर एक्सटेंशन उसी को बोलते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में आगे कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐड करना हो तो उसके लिए वो रेडी होना चाहिए अडेप्ट करने के लिए, कि आप उस एक स्ट्रक्चर के ऊपर मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर खड़ा किए तो वो उसका कम से कम लोड ले पाए और फेल ना करे, ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिज़ाइन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। फिर आता है डिज़ाइन प्रोसीजर। तो डिज़ाइन प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर है पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद लेआउट देखते हैं उसका। मान लीजिए कि आपका अगर स्केलेटल टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें बीम और कॉलम होगा, तो देखेंगे कि बीम और कॉलम कहाँ कहाँ देना है, कैसे देना है, उसका घर का लेआउट कैसा है, ये सब देखते हैं। ठीक है। फिर हम लोग फोर्स डिटरमाइन करते हैं कि आप मान लीजिए बीम या कॉलम का किसी का भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस पर कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, लाइव लोड आ रहा है, विंड लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहा है, तो वो हम लोग फोर्सेस देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं चेक परफॉर्मेंस विथ अंडर सर्विस कंडीशंस। इसका मतलब क्या हुआ? सर्विस कंडीशन हुआ कि जब वो स्ट्रक्चर पे लोड लगाया जाए तो वो फेल ना करे उस पर। तो जैसे सर्विस कंडीशन हो गया कि रियल लाइफ में जो उस पर लोड लगेगा उस पर फेल ना करे, तो ये हो जाता है सर्विस कंडीशन पे चेक करना। ठीक है। तो डिस्कस कर लिए। अब आगे आते हैं कि टाइप क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स के, कितने तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है बेसिकली स्ट्रक्चर को, डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड ज्योमेट्री, फिर डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, और डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन सपोर्टिंग सिस्टम। तो पहला होता है लाइन, सरफेस, फिर स्पेस। तो सपोर्टिंग सिस्टम में लाइन क्या होता है कि इसका एक डायमेंशन का लेंथ बहुत बड़ा रहता है बाकी 2 डायमेंशंस के कंपेयर्ड में, और ये एक लाइन स्ट्रक्चर ही होता है। तो लाइन स्ट्रक्चर या तो ये सीधा लाइन हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है। फिर हम लोग आते हैं सरफेस में। सरफेस क्या होता है? 2 डायमेंशन में इसका स्पैन बड़ा होता है 3rd डायमेंशन के रिस्पेक्ट में।
तो उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं सरफेस के अंदर। और 3 डायमेंशनल जब बोल हो जाता है तो उसको स्पेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तीनों डायमेंशन में लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। तो लाइन स्ट्रक्चर्स में तो लाइन आ गया कोई भी, तो लाइन स्ट्रक्चर्स में आपका ये ट्रस आ जाएगा, ठीक है। सरफेस में आपका में बीम और कॉलम आ जाएंगे, और स्पेस स्ट्रक्चर्स में आपका फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर कोई भी आ जाएगा, बीम कॉलम वो सब आ जाएगा, ठीक है। फिर डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड ज्योमेट्री, तो पहला होता है शेल, दूसरा होता है फ्रेम, और तीसरा होता है सॉलिड। तो शेल क्या होता है? शेल होता है कि प्लेट्स और शीट्स का बना होता है, ठीक है। शेल होता है प्लेट्स और शीट्स का बना होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। फिर आता है फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने बताया था पहले भी कि स्केलेटल स्ट्रक्चर या कॉलम बीम का फ्रेमवर्क, उसको हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है कोई भी मतलब पूरा स्ट्रक्चर, जैसे इसमें आ जाएगा आपका केबल आ जाएगा पल इसका। तो ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो पूरा अपने में ही एक स्ट्रक्चर हो, कुछ जोड़ के ना बनाओ, तो हम लोग सॉलिड बोल देंगे, ठीक है। तो फिर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। तो मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब कौन कौन सा मटेरियल हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद कंक्रीट यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, टिम्बर यूज़ करते हैं, मेसनरी यूज़ करते हैं, कंपोजिट यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, सब नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं टाइप, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। तो टाइप ऑफ फ्रेमवर्क में सबसे पहले वॉल बियरिंग। वॉल बियरिंग क्या होता है कि आपका स्लैब अगर वॉल पे रेस्ट कर रहा है और पूरा लोड वॉल पे आता है तो उसको वॉल बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ डायग्राम इस तरह से बनता है। ये हो जाता है वॉल स्ट्रक्चर, ये स्लैब है, ठीक है। और ये दो आपके, या ये सिंगल एक वॉल, ये आपका स्लैब हो गया और ये वॉल हो गया। तो स्लैब वॉल पे रेस्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर। फिर आता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो फ्रेमवर्क हम लोग देखते हैं बीम और कॉलम का, तो जो स्लैब होता है हम लोग का, वो किसी बीम पे रेस्ट करेगा और वो बीम फिर किसी कॉलम पे रेस्ट करेगा, तो उस तरह के स्ट्रक्चर स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये अपना स्लैब हो गया, और ये दोनों अपने कॉलम्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे बीम भी मान लीजिए एक बीम है। तो स्लैब जो है वो बीम कॉलम पे रेस्ट करता है। बीम कॉलम जहाँ भी आ जाता है ना, तो वो स्केलेटल स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग स्पैन फ्रेमिंग। इसमें काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे प्लेट गर्डर होता है, ट्रस हो जाता है, रिजिड फ्रेम हो जाता है, आर्चेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम लोग बात करते हैं तो आर्चेस आपने देखा होगा, आर्च ब्रिज देखा होगा इस तरह से। तो ये सब लॉन्ग स्पैन फ्रेमिंग में आ जाता है। रिजिड फ्रेम इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इसको वेल्ड कर दिया जाता है तो रिजिड हो जाता है, वो मूव नहीं करता है। फिर आर्च, आप लोग ने सस्पेंशन ब्रिज भी देखा होगा, सस्पेंशन ब्रिज बनाया मैंने। ट्रस भी आप लोग ने देखा होगा, रूफ ट्रस होता है, वो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। तो ये भी आ जाता है, और प्लेट गर्डर्स भी आ जाता है। तो ये सब स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे, तो बीम, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि बीम क्या होता है।
बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो शियर और बेंडिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बीम के स्टील स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारे नाम होते हैं, जैसे उसको गर्डर भी बोलते हैं, जॉइस्ट भी बोलते हैं, पर्लिन भी बोलते हैं, राफ्टर्स भी बोलते हैं, ग्रिड्स भी बोलते हैं। तो किस केस में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गर्डर का बात करते हैं। तो ये गर्डर तब बोलते हैं जब हम लोग का स्पेसिंग काफ़ी होता है बीच में दो बीम के, और वो और स्मॉल बीम्स को सपोर्ट करता है, तब उसको गर्डर बोला जाता है। जॉइस्ट कब बोलते हैं, जब बीम क्लोजली सपोर्ट कर होता है और वो को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर पर्लिन्स कब बोलते हैं, जब ये भी रूफ को ही सपोर्ट करता है लेकिन ट्रस के थ्रू सपोर्ट करता है। फिर राफ्टर्स बोलते हैं, ये भी रूफ को सपोर्ट करता है लेकिन ये पर्लिन्स के थ्रू सपोर्ट करता है, ठीक है। लिंटल्स कब बोलते हैं, जब किसी भी वॉल ओपनिंग्स को या डोर ओपनिंग्स पे जब हम लोग बीम देते हैं ना सपोर्टिंग के लिए, तब उसको लिंटल्स बोला जाता है। और ग्रिड्स कब बोलते हैं, जब हॉरिजॉन्टल जब हॉरिजॉन्टल वॉल सपोर्ट कवरिंग देते हैं तब उसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को डिज़ाइन से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे बीम कॉलम। बीम कॉलम वर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट में ट्रांसवर्स लोड और एक्सियल लोड ट्रांसवर्स और एक्सियल लोड दोनों लग रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को जानने चाहिए बीम्स के बारे में। तो बीम कॉलम सेक्शन आप लोग को पढ़ना भी है आगे चल के। तो बीम कॉलम सेक्शन क्या होता है, अगर किसी भी सेक्शन में या किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में अगर ट्रांसवर्स और एक्सियल लोडिंग दोनों लगता है तो उसको हम लोग बीम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि ऑप्टिमल सेक्शन बीम के लिए क्या होता है। तो जब न्यूट्रल एक्सिस आप लोग जानते होंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी पढ़े होंगे। मान लीजिए कोई भी बीम या कॉलम है, ये कोई भी सेक्शन है, ठीक है। तो उसके सेंटर से होते हुए एक एक्सिस जाता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, तो उसी को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर मटेरियल है उतना बढ़िया हमारा सेक्शन है फ्लेक्सुरल रेसिस्टेंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस से जितना दूर मटेरियल है उतना अच्छा हमारा बेंडिंग के लिए काम करेगा सेक्शन हमारा। फिर आगे बात करते हैं एंगल सेक्शन जो होता है। एंगल सेक्शन आप लोग देखे होंगे, इस तरह का होता है। हम लोग सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे लेकिन ऐसे बता जाते हैं। तो ये एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। तो एंगल सेक्शन क्या होता है, एंगल सेक्शन सूटेबल नहीं होता है बीम के लिए। क्यों नहीं होता है क्योंकि हाई लोड पे ये फेल कर जाएगा। लेकिन इसको स्मॉल लोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्मॉल लोड के लिए कहाँ यूज़ हो सकता है, ये फ्लोर डेक में यूज़ हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं चैनल सेक्शन का। चैनल सेक्शन कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। सी शेप रहता है इसका, ये चैनल सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चैनल सेक्शन भी बहुत सूटेबल नहीं होता है बीम्स के लिए, लेकिन मीडियल लोड्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल आ जाता है पर्लिन या ग्रिड्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। और आई सेक्शन जो होता है वो यूजुअली सबसे सूटेबल होता है हाई लोड के लिए, और उसका एक और नाम है यूनिवर्सल बीम भी उसको बोला जाता है। और ये मोस्ट सूटेबल हो यूज़ करने के लिए किसी भी बीम सेक्शन में। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, गैंट्री क्रेन में कर सकते हैं जहाँ पे लोड टन टन में होता है। तो गैंट्री, उसको गैंट्री गटर बोलते हैं। जिसपे आपका गैंट्री क्रेन चलता है उसको गैंट्री गटर बोलते हैं। वहाँ पे मोस्टली उस टाइप के लोडिंग पे हम लोग हाई सेक्शंस का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हाई लोड रहता है वहाँ पे हमेशा हाई सेक्शन यूज़ होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग सेक्शंस की बात कर ही रहे, तो अब हम लोग स्टील पे आ जाते हैं। चलिए, हम लोग ने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया क्या होता है, स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया क्या होता है। अब स्टील के बारे में बात करते हैं। तो स्टील को बेसिकली हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला कैटेगराइजेशन का मेथड होता है कि वो सेक्शन कौन सा है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है, मतलब क्रॉस सेक्शन क्या है उसका। और दूसरा मेथड होता है क्लासिफिकेशन का कि उसमें मटेरियल कौन कौन सा लग रहा है। तो जब हम लोग क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन पे हम लोग जब उसको डिवाइड करते हैं तो
बहुत तरीके के होते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को क्रॉस सेक्शन मतलब पता होना चाहिए कि स्टील का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है। जैसे कि स्टील क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर रहे थे, स्टील को बताया मैंने दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल का क्लासिफिकेशन, और एक होता है किस तरह का हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं, उसका मटेरियल मतलब प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो पहले क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 तरह का होता है बेसिकली। तो पहला होता है आई सेक्शंस। आई सेक्शंस में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे आई एस जे बी। आई एस जे बी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। एस एल बी। आई एस एल बी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। आई एस एम बी। आई एस एम बी होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। आई एस डब्ल्यू बी। आई एस डब्ल्यू बी होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। और आई एस एच बी। आई एस एच बी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो आई सेक्शन में आप लोग देखिएगा तो वो दो चीज़ से बनता है, एक वेब से बनता है, एक फ्लैंज से बनता है। तो जो वर्टिकल मेंबर होता है किसी भी आई सेक्शन में, तो उसको हम लोग वेब बोलते हैं। तो जैसे देखिए ये वर्टिकल मेंबर है तो इसको वेब बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं आई बीम में उसको हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। तो ये दो फ्लैंज हो गए। तो ISMB कैसे कोड में हम लोग को मिलता है, तो ISMB मान लीजिए लिखा रहता है ISMB 200 लिखा रहता है, तो उस 200 का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो MB तो हम लोग को पता चल गया कि मीडियम बीम है। तो 200 का क्या होता है? 200 टॉप से बॉटम तक का उसका लेंथ हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं चैनल सेक्शंस के बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन, तो इसमें होते हैं 4 तरह के: ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। तो ISJC क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। फिर ISLC क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। ISMC होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। और ISSC होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल होता है। ठीक है, ये भी वही एक वेब और दो फ्लैंज मिल के बनता है। तो इसमें भी वही है, वर्टिकल मेंबर को हम लोग वेब बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। और इसमें मान लीजिए अगर आप ISMC 200 लिखा हुआ है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ। MC का मतलब तो हम लोगों को पता चल गया कि इससे मीडियम वेट चैनल होता है। और 200 का क्या मतलब हुआ? 200 का मतलब हुआ कि उसका लेंथ पता है हम लोग, टॉप से बॉटम तक का लेंथ पता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं एंगल सेक्शंस में। तो एंगल सेक्शंस में हम लोग का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक ISA होता है और एक ISBA होता है। ISA होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ये दो तरीके का होता है, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। ठीक है, और एक होता है ISBA। ISBA होता है इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। तो ISA की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें एक वेब और एक फ्लैंज रहता है। तो ISA में इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल क्या हो गया? जब वेब और फ्लैंज का लेंथ एक ही है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल एंगल। अगर वेब और फ्लैंज का लेंथ डिफर कर रहा है तो जाता है अनइक्वल एंगल। फिर बल्ब एंगल क्या होता है? जो नॉर्मल ISA है उसमें टॉप में एक बल्ब रहता है, बल्ब टाइप का शेप निकला रहता है वो बाहर की तरफ, तो उसको हम लोग बल्ब एंगल बोलते हैं। ठीक है, ISBA जिसका नाम। तो इसमें भी अगर ISA हम लोग का 75x75x10 है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ISA मान लीजिए आपका 75x75x10 है। तो इसका मतलब ये कि ISA का लेंथ 75 है। ठीक है, वेब का लेंथ 75 है, फ्लैंज का लेंथ 75 है, और दोनों का थिकनेस हुआ 10 mm। ठीक है, तो ये एक इक्वल एंगल का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से अनइक्वल एंगल अगर रहता है 75x65x10, तो वेब हो गया हम लोग का 75, फ्लैंज हो गया 65 और थिकनेस हो गया 10 mm। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बार सेक्शंस की तरफ आते हैं। तो बार सेक्शंस में होता है दो तरीके के होते हैं, एक ISRO होता है, एक ISSQ होता है। ISRO क्या होता है? राउंड सेक्शन होता है, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन। और ISSQ होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शंस। तो ISRO में मान लीजिए आपका दिया हुआ है ISRO 60 या 70 दिया हुआ है,
तो 70 उसका डाया स्पेसिफाई करता है। और ISSQ में अगर ISSQ 60 दिया हुआ है तो 60 वो स्क्वायर का लेंथ स्पेसिफाई करता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं टी सेक्शंस में। तो टी सेक्शंस में भी एक वेब होता है और एक फ्लैंज होता है। क्लासिफिकेशन है, तो पहला होता है IST। एनटी क्या नॉर्मल टी होता है, इसमें क्या होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज और डेप्थ ऑफ वेब दोनों बराबर होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ISNT नॉर्मल टी। फिर आता है इंडियन स्टैंडर्ड HT या इंडियन वाइट। इसमें क्या होता है जो फ्लैंज विड्थ होता है के विड्थ। ठीक है, फिर ISST इंडियन स्टैंडर्ड शॉर्ट टी। इसमें लेंथ जो है वो लेब के लेंथ से थोड़ा छोटा होता है। फिर ISLT होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट, का वेट हल्का होता है और कुछ उसमें नहीं होता। फिर होता है ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी। ठीक है, तो ये सब हो गए क्रॉस सेक्शनल क्लासिफिकेशंस हो गए, तो ये सब मालूम होना चाहिए डिज़ाइन करने से पहले। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उसके केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, फिजिकली उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो फिजिकली हम लोग स्टील को क्लासिफाई जब करते हैं तो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिल के बनता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट होता है अदर एलिमेंट्स का भी। तो कुछ एलिमेंट्स जो मिले रहते हैं स्टील में वो होते हैं निकल होता है, कॉपर होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। तो आयरन और कार्बन का अलॉय यूज़ करके जो हम लोग स्टील बनाते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कास्ट आयरन होता है, फिर रॉट आयरन होता है, और फिर स्टील होता है। कास्ट आयरन क्या होता है, उसमें बहुत लो कार्बन परसेंटेज रहता है, जिसके चलते वो काफ़ी ब्रिटल इन नेचर रहता है। अब ब्रिटल इन नेचर रहता है तो उस पर अगर हाई लोड आता है तो वो फेल कर जाता है बहुत जल्दी। तो इसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे काफ़ी हमें हाई लोड के लिए डिज़ाइन करना है। ठीक है, फिर आता है रॉट आयरन। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई रहता है, जिसके चलते वो लार्ज डिफॉर्मेशंस पे जा सकता है। तो ये भी सूटेबल नहीं होता है जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसे भी हम लोग बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लो लोड चाहिए होता है, लो लोड के लिए जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फिर होता है स्टील होता है, इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो समवेयर इन बिटवीन कास्ट एंड रॉट आयरन होता है, और ये मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ये स्ट्रक्चरल स्टील होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें भी काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है माइल्ड स्टील होता है, फिर होता है मीडियम कार्बन स्टील होता है, फिर हाई कार्बन स्टील होता है, लो एलॉय स्टील होता है, हाई एलॉय स्टील होता है। तो इसमें मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील जो होता है, ये तीनों को हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। ठीक है, और इसी का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं, और यही तीनों को मेजरली हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चरल स्टील का हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होता है, मोस्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी, वो हम लोग माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं, और उसका डेजिग्नेशन होता है ST44S। और अगर हम लोग कॉपर उसमें यूज़ करते हैं तो उसको ST44SC भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर कंटेंट जो होता है माइल्ड स्टील में वो 0.2% से 0.35% तक वैरी करता है। फिर करते हैं कि ये जो माइल्ड स्टील होता है वो रोल्ड स्टील सेक्शंस जो हम लोग पीछे अभी पढ़े थे, ISA, ISMC, ये सब, उसको मैन्युफैक्चरिंग में भी यही स्टील यूज़ होता है। ठीक है, फिर इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में थोड़ा आ जाते हैं। तो कार्बन परसेंटेज 0.23%, ये मैक्स परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, और ये कोड के अकॉर्डिंग IS 800 के अकॉर्डिंग ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो कार्बन कंटेंट जो होता है 0.23% होता है। ठीक है, और अगर उसका थिकनेस, जो सेक्शन है उसका थिकनेस 20 mm से ज़्यादा है तो हम लोग कार्बन कंटेंट 0.25 mm तक ले जा सकते हैं। सल्फर कंटेंट 0.0
0.55% तक होता है और फॉस्फर कंटेंट भी 0.55% तक होता है। फिर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो मास उसका होता है 7850 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, और यंग्स मॉडल्स उसका होता है 2.04 इंटू 10⁵ MPa या न्यूटन पर एम स्क्वायर बोलिए। फिर उसका मॉडल्स रिजिडिटी होता है 0.785 इंटू 10⁵ MPa, ठीक है। फिर पॉइजन्स रेशियो म्यू जिसको बोलते हैं वो 0.3, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली कोई भी स्टील सेक्शन अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो अगर उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो टेम्परेचर इफेक्ट उस पर ऑब्वियसली आता है, क्योंकि हीट करते पे वो एक्सपैंड कर जाएगा और कूल डाउन करने पे वो शॉर्टन हो जाएगा। तो उसका कोफिशिएंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका वैल्यू भी होता है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया स्टील का कि क्या होता है, कैसे होता है। अब डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज के लिए बस फिर इतना ही रखते हैं।